हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में। हमने काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल ये वाला मॉड्यूल स्टार्ट कर रखा है, जिसका आज फोर्थ टॉपिक है, दैट इज नथिंग बट हमारा इम्पल्स मोमेंटम मेथड। अब दोस्तों, इम्पल्स मोमेंटम मेथड ये क्या होता है? अभी तक हमने कितने मेथड्स देख लिए हैं काइनेटिक्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला था न्यूटन सेकेंड लॉ, जिसमें हमने डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल देखा, बट उसको यूज़ नहीं किया है फिलहाल के लिए। देन सेकेंड हमने देखा वर्क एनर्जी मेथड, जिसमें हमने वर्क एंड एनर्जी ये वाले कंसेप्ट को यूज़ किया काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आज तीसरा मेथड है, दैट इज इम्पल्स मोमेंटम मेथड। इसमें क्या रहता है दोस्तों, ये सेम न्यूटन सेकेंड लॉ की तरह है, बट ये रिड्यूस्ड फॉर्म है उसका। रिड्यूस यानी कि छोटा किया हुआ फॉर्म है। इसमें हमें इम्पल्स और मोमेंटम ये दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन उसके पहले जान लेते कि इम्पल्स होता क्या है। अब मान लो कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी क्या है दोस्तों, एक पार्टिकल है यहाँ पे कुछ इस तरह, इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों? इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है। ये पार्टिकल है, मैंने ये पेन रख दिया, पार्टिकल मान लिया। अब इसके ऊपर मैं फोर्स F लगा रही हूँ, ठीक है। अब ये आगे बढ़ेगा या फिर पीछे रहेगा, वहीं रहेगा, उससे लेना देना नहीं। हमें यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान में रखनी है पता है? ये वाले पार्टिकल पे कितने टाइम तक कितना फोर्स लग रहा है। तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? दो कंडीशन। अगर मैं एक्स एक्सिस को टी से रिप्रेजेंट कर दूं, वाई एक्सिस को 4 से रिप्रेजेंट कर दूं। अगर मैंने मान लो 10 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगाया है, क्या दोस्तों 10 न्यूटन का मैंने क्या लगाया है? कांस्टेंट फोर्स लगाया है। सिर्फ टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। क्या हो रहा है? टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब मुझे अगर इम्पल्स निकालना रहेगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इम्पल्स इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। इम्पल्स ही इम्पल्सिव फोर्स का एक शॉर्ट वर्ड है, दैट इज कितने समय के लिए एक ऐसा फोर्स लग गया जिसकी वजह से बॉडी में बहुत डिफॉर्मेशन आ गया। कितने समय के लिए एक ऐसा फोर्स लगा जिसकी वजह से बॉडी में बहुत डिफॉर्मेशन आया, एंड जब मैं ये फोर्स का वैल्यू और टाइम का वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगी तब मुझे मिल जाएगा इम्पल्स। क्या मिल जाएगा दोस्तों? इम्पल्स। अब ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, जब मैं कॉन्स्टेंट फोर्स लगाई जा रही हूँ। फोर्स का यूनिट क्या है दोस्तों? न्यूटन। टाइम का यूनिट इज सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड हो जाता है इसका यूनिट। एंड यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब ये फॉर्मूला आ रहा है तब आपको समझ जाना है कि कोई तो चीज़ इसमें कांस्टेंट है, दैट इज फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों। एंड इम्पल्स को एक डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगे जा रहा है। अब अगर मैंने फोर्स ये वाले पार्टिकल पे मैंने फोर्स का थोड़ा वैल्यू ऊपर नीचे कर दिया, जैसे कि ये T है, ये F है, मैंने फोर्स का वैल्यू थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दिया, मतलब थोड़ा सा इंक्रीजिंग ग्राफ में लेके चली गई, तो यहाँ पे T1 में ये अलग वैल्यू देगा, T2 में ये अलग वैल्यू देगा, है ना इम्पल्स का। अगर मैं इम्पल्स कैलकुलेट करूँगी, मान लो T1 में ये ऐसे स्ट्रेट है 10 न्यूटन है, लेकिन T2 में ये कितना हो रहा है? मान लो 15 न्यूटन हो जा रहा है फोर्स। तो यहाँ पे थोड़ा वैरी कर रहा है, राइट। जब ऐसा वेरिएबल फोर्स रहता है, जब ऐसा वेरिएबल कंडीशन आ जाता है, तब आप कैसे निकालते हो? सिंपल है, आपको इम्पल्स निकालने के लिए क्या करना होगा? वहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा। इम्पल्स इंटीग्रेटिंग फ्रॉम टाइम T1 टू T2, T1 से लेकर T2 तक ये जो मेरा फोर्स है वो कितना वैरी किया है, इसका मुझे आंसर मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, यूनिट तो सेम ही रहने वाला है, न्यूटन सेकेंड, उसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियरली समझ गया होगा कि वेरिएबल इम्पल्स किस तरह दिखाया हमने और कांस्टेंट फोर्स वाला इम्पल्स किस तरह दिखा रखा है। तो इम्पल्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? देखो, जब हम गन यूज़ करते हैं तो ट्रिगर दबाने से पहले जो स्प्रिंग बुलेट पर अटैच्ड है वो रेस्ट पोजीशन में, लेकिन जैसे ट्रिगर दबाया वो स्प्रिंग को एक मोमेंटम मिलता है जिसकी वजह से वो जोर से अपना बुलेट को आगे फेंक देता है, एंड वो मोमेंटम की वजह से हम लोग बोलते हैं कि वो इम्पल्स लगाया उस पर। बुलेट पे क्या लगा दिया स्प्रिंग ने? एक इम्पल्स लगा दिया, एक इम्पल्सिव फोर्स लगा दिया। तो इम्पल्सिव फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा? वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ गिवन टाइम, वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन टाइम विच कॉजेज कंसिडरेबल चेंज इन द पार्टिकल। क्या दोस्तों? अ वेरी लार्ज फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ वेरी स्मॉल टाइम या फिर वेरी पर्टिकुलर टाइम, लिटिल टाइम भी बोल सकते हो, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ विच अ कंसिडरेबल चेंज कैन बी सीन इन द पार्टिकल्स मोमेंटम, इसको बोला जाता है इम्पल्सिव फोर्स। ओके दोस्तों, सो दिस वाज द कंप्लीट इम्पल्स का एक आइडिया कि इम्पल्स क्या होता है, एंड दैट्स ऑल।
नाउ लेट अस प्रोसीड टू अनदर टॉपिक जो हम आज देखने वाले हैं, दैट इज इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। अभी इम्पल्स तो चलो समझ गया, अब मोमेंटम क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। देखो, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देती हूँ फटाक से। मोमेंटम इज द नथिंग बट वो इंस्टेंट पे मेरी बॉडी का मोशन किस तरह है। मोमेंटम इज नथिंग क्या दोस्त, नथिंग बट व्हाट, वो वक्त पे मेरी बॉडी का जो मोशन है वो किस तरह हो रहा है। यानी कि अगर मेरी बॉडी का मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरी बॉडी का मोशन किस तरह हो रहा है, मूवमेंट किस तरह हो रहा है, वो मुझे पता चल जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा मोमेंटम का फॉर्मूला, है ना दोस्तों। ये क्या हो जाएगा मेरा मोमेंटम का फॉर्मूला, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी इनिशियल मोमेंटम भी हो सकता है, वेलोसिटी की वजह से फाइनल मोमेंटम भी हो सकता है। तो अगर मैं v1 को इनिशियल बोल दूंगी तो ये हो जाएगा मेरा इनिशियल मोमेंटम। v1 इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम किस तरह आएगा, mv2, है ना। इससे हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। सो दैट्स ऑल द फॉर्मूला इज अबाउट इम्पल्स मोमेंटम। अभी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन में, न्यूमेरिकल में जब सॉल्व करेंगे तब आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह होता है, ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम को एक डायरेक्शन रहेगा, यस। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन किस तरह होता है। ओके, सो स्क्रीन पे आपके सामने एक स्टेटमेंट दिख रहा है। स्टेटमेंट क्या कहता है पढ़ लेते हैं सबसे पहले। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन for a particle or a system of particle acted upon by a force during the time interval, मतलब एक पार्टिकल है या फिर बहुत सारे पार्टिकल है जिन पे फोर्स लग रहा है for a given time interval, the total impulse acting on the system is equal to difference between the final momentum and initial momentum during that period। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम को 1 से रिप्रेजेंट करती हूँ, फाइनल मोमेंटम को मैं 2 बोल देती हूँ, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है दोस्तों कि जितना भी फोर्स एक्ट हो रहा है पार्टिकल पे, है ना, उससे मैं टोटल इम्पल्स निकाल लूँगी। जो टोटल इम्पल्स मिलता है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल मोमेंटम एंड द इनिशियल मोमेंटम। यानी कि अगर मैं इसका स्टेटमेंट बनाने को ट्राई करूँ, एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, राइट, एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस रहेगा फ्रॉम t1 टू t2। हमने इंटीग्रेशन वाला देखा है स्टेप, एंड दैट विल बी इक्वल टू mv2 माइनस mv1, ऐसा कुछ आएगा। बट ये आया कैसे वो जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए ना हम सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं हमारे न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पे। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता क्या है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को मैं कैसे लिखती हूँ, टोटल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, dv बाई dt समेशन ऑफ f, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये dt जो यहाँ डिवाइड कर रहा है इसको यहाँ भेज देंगे ताकि ये मल्टीप्लाई करें, एंड दिस इज मास इनटू dv, है ना दोस्तों। सो दिस इज डन ओवर हियर। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। तो यहाँ पे टाइम 1 टू टाइम 2 से इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि टाइम यहाँ पे वेरी करेगा। ये v1 टू v2 इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये तो वैसे का वैसे ही बना रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m वेलोसिटी और ये अपर लिमिट v2, लोअर लिमिट v1। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सेम चीज़ है, इस साइड में लिख सकती हूँ इम्पल्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू 2, और यहाँ ये हो जाएगा mv2 माइनस mv1। सो द स्टेटमेंट इज बिन प्रूव्ड। आप सब देख सकते हो कि स्टेटमेंट प्रूव हो चुका है। यहाँ पे इम्पल्स को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इससे, इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम t1 टू t2, summation of all the forces multiplied by dt, and here it is equal to the difference between the change in momentum. So this is the concept about impulse momentum equation. अब ये यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो स्टेप्स तो देखना बनता है कि कौन कौन से स्टेप्स हमें लिखने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप्स अगर मैं बनाना शुरू करूँ हमारे लिए, क्योंकि हम हमेशा कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बाय फॉर्मूला, बाय स्टेप्स, और वो स्टेप्स इमेजिनरी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने अपने ईज के लिए वो स्टेप्स यूज़ किए। नाउ दिस स्टेप्स आर बीन रिकॉर्डेड लाइक, पहला हम अपने दिमाग में इस तरह रिकॉर्ड करेंगे कि सबसे पहले हमें बनाना रहेगा उसका FBD। क्वेश्चन को रीडिंग करेंगे
एनालाइजिंग करेंगे सबसे पहले, रीड, एनालाइज, क्या एनालाइज करते हैं, गिवन डेटा क्या क्या है, एंड देन हम क्या बनाने जाते हैं उसका एफबीडी। तो एफबीडी को हम सेकेंड पॉइंट की तरह याद कर लेंगे। एफबीडी बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों, सबसे पहले मुझे दिखाना है इनिशियल मोमेंटम, बॉडी का इनिशियल मोमेंटम दिखाना है, हाँ। फिर प्लस करके मुझे दिखाना है ये इम्पल्स, उसका एफबीडी किस तरह बनेगा, एफबीडी बाय कंसिडरिंग ऑल द फोर्सेस। एंड ऑल दिस विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब ऐसे तीन तीन क्यों बनाना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा जो बॉडी है वो मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, एंड वही डायरेक्शन के हिसाब से हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करके फोर्सेस कंसिडर करना है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, डाउट, सी वेरी सिंपल। जब ब्लॉक ऐसे सीधा ज़मीन पे है तो हमें वेट ऐसा हो जाएगा, फोर्स ऐसे आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ जाएगा। अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट लगेगा, है ना। सो दिस इज फ्रेम, नॉर्मली हमने समझ लिया इसको। बट जब हमारा ब्लॉक इंक्लाइंड होता है, हमारा ब्लॉक इंक्लाइंड होता है तो इसमें ना अलग अलग चीज़ें आती है। जितने भी फोर्सेस लगते हैं ना वो सारे सीधे और वर्टिकल नहीं लगते, देखो कैसे लगेंगे, सिर्फ वेट वर्टिकल आ जाएगा आपका, दैट इज गिवन बाय mg। देन यहाँ पे अगर ब्लॉक नीचे की तरफ मोशन कर रहा है तो यहाँ पे किसी एंगल पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, हॉरिजेंटल फोर्स अगर दिया है तो ऐसे आ जाएगा, है ना। एंड और कौन से फोर्स हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, चलो इतने भी फोर्स देख लो। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ना हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। वो ये होता है कि मेरा जो ब्लॉक है उसका जो मोशन है वो मोशन के डायरेक्शन को हम लोग हॉरिजेंटल कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल, ये दोनों में से एक कंसिडर करो। तो यहाँ पे मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो मैं क्या करूँगी, ये जो मोशन ऐसे डायगोनल मतलब से टेढ़े में जा रहा है उसको मैं हॉरिजेंटल कंसिडर कर लूँगी, ठीक है। अब मैंने इसको हॉरिजेंटल कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्स इंक्लाइंड है, एक हमारा वेट इंक्लाइंड है तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, आगे इसके दो कंपोनेंट, और यहाँ पे हमारा हॉरिजेंटल फोर्स है, इसके भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह करके हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करके आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ गया होगा। एंड देन हमें इनिशियल मोमेंटम, एफबीडी और फाइनल मोमेंटम कंसिडर करना है। देन हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट में यूज इम्पल्स मोमेंटम मेथड, IMM, यानी कि इम्पल्स मोमेंटम मेथड यूज करके सॉल्व करना है, एंड दैट्स ऑल, यू आर गुड टू गो, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट, लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। तो दोस्तों न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, न्यूमेरिकल क्या रहा है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो द न्यूमेरिकल says that a block of mass 50 kg is placed on the plane inclined at 30 degree with the horizontal. A horizontal force of 250 Newton acts on the block, tending to move the block down the plane. Okay, find its velocity 4 seconds after starting from rest. रेस्ट पोजिशन पे है स्टार्टिंग में, यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0। अब गिवन डेटा लिखना शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहली चीज क्या दी गई है, मास इक्वल टू 50 kg। तो उसका वेट कैसे मिलेगा दोस्तों, हमें वेट मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज 50 इंटू 9.81। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। तो चलो डायग्राम बनाने को ट्राई करें। ऐसे ही वो ऐसे प्लेन पे ब्लॉक नहीं रखा है, वो इंक्लाइंड ब्लॉक है, और कितना इंक्लिनेशन है, 30 डिग्री का, विद द हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 250 न्यूटन। हॉरिजेंटल फोर्स यानी कि फोर्स इस तरह एक्ट कर रहा है 250 न्यूटन का। टेंडिंग टू मूव द ब्लॉक डाउन द प्लेन, फाइंड द वेलोसिटी 4 सेकेंड आफ्टर। टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे है। फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी मेंशन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप एनालाइजिंग इज डन। सेकेंड स्टेप इज हमें बनाना है काइनेटिक एंड ऑल द थिंग्स। ओके, डायग्राम, काइनेटिक डायग्राम, एफबीडी तो बना देते हो फटाफट। तो यहाँ पे ये एफबीडी कुछ इस तरह आ जाएगा।
ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन, ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, ये मेरा वेट आ जाएगा mg, ठीक है, दैट इज़ 50 इंटू 9.81। मेरा ब्लॉक का फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बनाना है, तो इनिशियल मोमेंटम विल बी mv1, मतलब नीचे की तरफ जाएगा, है ना। फाइनल मोमेंटम विल बी मेरे ब्लॉक का नीचे की तरफ ही जाएगा mv2। ओके दोस्तों, सो दिस इज़ द कंसेप्ट, बट यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा mv1 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे है। फाइनल mv2 कितना हो जाएगा मेरा 50 मल्टीप्लाइड बाई v2, क्योंकि मुझे v2 तो निकालना है। ओके, सो दिस इज़ माई होल डायग्राम। अब हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करना है FBD का, इसको मैं घुमा देती हूँ थोड़ा सा। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं पिंक कलर ले लूँ तो यहाँ पे मेरा mg, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजेंटल होगा। तो वर्टिकल विल बी mg cos 30। क्यों तो cos 30? क्योंकि ये हॉरिजेंटल के साथ 30 बना रहा है, तो वर्टिकल के साथ ये 30 बनाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको। नाउ ये 250, इसके भी ऐसे दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ये हॉरिजेंटल के साथ 30 बनाएगा, तो वर्टिकल के साथ 250 साइन 30, हॉरिजेंटल के साथ 250 cos 30। अब ये साइन कॉस आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? करते एक और बार इसको सॉल्व, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये 30 डिग्री था, ये यहाँ पे ब्लॉक है, इसका ये वज़न इस तरह दिखाया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इसके दो कंपोनेंट्स बनाने, एक ऐसे हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनाना है, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनाना है, राइट। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल में ध्यान देना, अगर ये 30 डिग्री है और ये मैंने ब्लॉक को ऐसे एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये 30 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 30 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो वर्टिकल है mg cos 30, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये पूरा 90 डिग्री बना रहा है सरफेस के साथ। 90 डिग्री बनाने की वजह से क्या हो जा रहा है दोस्तों, इसमें जो एंगल है ये वाला पार्ट 60 हो जाएगा। 60 प्लस कौन सा एंगल होगा जो तुम्हें पूरा 90 देगा, वो 30 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, अगर आपको ना ये क्लिक नहीं हो रहा है ना, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसमें जाके एक बार आप क्रॉस चेक कर लो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के, तो उसमें आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। टफ नहीं है बच्चों, बहुत ईजी है सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी। अब हमें क्या करना है, डायग्राम बना दिया है हमने, अब हमें लिखना है यहाँ पे एक स्टेटमेंट दैट वी शैल अप्लाई इम्पल्स मोमेंटम मेथड। हम लोग क्या अप्लाई करने वाले दोस्तों, इम्पल्स मोमेंटम मेथड। वो क्या कहता है कि mv1 प्लस समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इंटू टाइम dt इक्वल टू mv2। तो सबसे पहले हम समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस कर लेते हैं। किस तरह करेंगे देखो, इजी है काफ़ी, लेकिन उसके पहले सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देते हैं, इसको भी स्ट्रेट कर देते हैं। देखो क्या, तो यहाँ पे हमने सब कर लिया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग IMM इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में मेरा कोई मोमेंटम का चेंज दिख रहा है आपको? इनिशियल मोमेंटम कोई भी y डायरेक्शन में दिख रहा है? नहीं, 0। प्लस y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है? एक है 250 साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, एंड यहाँ पे mg cos 30। mg कितना है मेरा दोस्तों 50 इंटू -50। माइनस क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर वाले को हम प्लस लेते हैं, cos 30। और कौन से हॉरिजेंटल फोर्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों? एक नॉर्मल है, राइट, जो ऊपर की तरफ है, प्लस n इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम होता है, दैट इज इक्वल टू mv2। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फाइनल मोमेंटम दिख रहा है आपको? फाइनल मोमेंटम यहाँ से चेक करो, कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहा है? नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँगी तब मुझे n का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो इसको बस आपको क्या करना है, सेम कैल्सी में उठा के पुट कर देना है।
तो यहाँ पे कैलसी ले लो, 0 प्लस 250 साइन 30 ब्रैकेट क्लोज माइनस 50 इंटू 9.81 प्लस n की जगह x ले लो इंटू 4 अल्फ़ा इक्वल टू 0 शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, सो ये आ जाता है मेरा n का वैल्यू कुछ 299.78 आ रहा है, तो उसको मैं 300 लिख देती हूँ। राउंड ऑफ कर दो दोस्तों, अभी 299.78 ये मेरा आंसर है, मैंने इसको राउंड ऑफ करके 300 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे n मिल गया। अब मुझे क्या करना है, अप्लाई IMM इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में देखो मेरा mv1 है, हाँ mv1 है, लेकिन इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 है, क्योंकि मुझे पता है हॉरिजेंटल मोमेंटम है बट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, तो इसकी वजह से इनिशियल मोमेंटम 0 प्लस सेकेंड चीज़ क्या लिखना है, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजेंटल फोर्सेस। कितने हॉरिजेंटल फोर्सेस है दोस्तों, सबसे पहले मुझे दिख रहा है 250 cos 30 फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स में क्या मुझे म्यू का वैल्यू पता है, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन से मिलता है ना, तो म्यू का वैल्यू क्या मुझे क्वेश्चन में दिया गया था, येस इट वाज गिवन एज 0.3। एन का वैल्यू दिया गया है नहीं, अभी मैंने कैलकुलेट किया तो वो 300, तो ये कितना आ जाता है दोस्तों 300 इंटू 0.3 90। ठीक है, सो ये हो जाएगा म्यू एन माइनस 90। और कौन सा हॉरिजेंटल फोर्स है ये, mg cos हो गया साइन 30 राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा एक, क्योंकि ये cos 30 का और एक यहाँ पे रहेगा ना mg साइन 30, और mg कितना है मेरा 50 इंटू 9.81 साइन 30। बस चेक कर लो सारी चीज़ें हमने लिख दी या फिर कुछ मिस आउट हो चुका है, आई गेस मेरे हिसाब से तो कुछ मिस आउट नहीं हुआ है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो ये भी मैंने कर दिया। अब बचा है फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मुझे पता है नहीं, डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है बट इसका वैल्यू है 50 इंटू V2। ठीक है, अब फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं, जैसे का तैसे कैल्शियम उठा के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, आंसर आ जाएगा फट से। -90 प्लस 50 इंटू 9.81 इंटू साइन 30 अल्फ़ा इक्वल टू इंटू 4 अल्फ़ा इक्वल टू फिर 50 इंटू अल्फ़ा एक्स शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू कितना आ जाएगा, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू करने के बाद 29.74। V2 का वैल्यू आ गया 29.74 मीटर पर सेकेंड। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट कैसे निकाला, वो निकाले 190 एंड सारे वैल्यूज़ कैसे पुट किए हम लोग ने। ये जो IIM है पहले y डायरेक्शन में, इनिशियल में y तो है नहीं हमारे पास, फाइनल भी y नहीं है तो उसको 0 ले लिया, बट x डायरेक्शन में इनिशियल y 0 है, फाइनल y हमें नहीं पता, लेकिन फाइनल वाला मोमेंटम 50 इंटू V2 हो जाएगा एंड 250 cos, क्योंकि सारे हॉरिजेंटल एक्सिस या फिर हॉरिजेंटल फोर्सेस है उनका एडिशन ले लिया हमने, एंड देन जैसे का तैसे उठा के कैल्शियम में पुट किया, एंड पुट करने के बाद ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी है हमारे स्क्रीन के सामने। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, एनालाइज। सेकेंड स्टेप फ्री बॉडी, इनिशियल मोमेंटम दिखाया, फाइनल मोमेंटम दिखाया, दिस इज द सेकेंड स्टेप दैट यू हैव टू डू। थर्ड स्टेप क्या है, इम्पल्स मोमेंटम मेथड लगाना है कि इनिशियल मोमेंटम, समेशन ऑफ फोर्सेस, फाइनल मोमेंटम, एंड देन सॉल्व करके आपको वैल्यू आ जाएगा। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियरली समझ गया होगा, एंड इसके ऊपर जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करो दोस्तों, बेटर रहेगा। तो चलो थोड़ा सा रियलिटी वाला एग्जाम्पल ले ले जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। 630 ग्राम ऑफ क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल का क्या दिया हुआ है दोस्तों, वेट दिया हुआ है 630 ग्राम्स, स्ट्राइक्स द बैट विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। वो बॉल पे मतलब बैट उसको स्ट्राइक करता है, स्पीड दिया हुआ है, एंड इज हिट बैक बाय द बैट्समैन विद द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। बैट्समैन ने कितना स्पीड लगा दिया उस पर, 144 लगा दिया। इफ द बॉल was in contact with the bat for 72 milliseconds, determine the impulsive force exerted on the bat। आपको निकालना क्या है दोस्तों, impulsive force कितना लग रहा है उस पर, राइट, वापस कितना लग रहा है, so that you have to calculate। तो यहाँ पे पहले डायग्राम बना दे। चलो मान लेते ये बॉल है, ये इस डायरेक्शन में mv1 इस मोमेंटम के साथ आ रहा है, ठीक है। बैट्समैन ने क्या किया, इस बॉल को यहाँ से मारा है, तो यहाँ से बैट्समैन का रिएक्शन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये
इस डायरेक्शन में, रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली हमारे इक्वेशन में इम्पल्स को हम नेगेटिव लेंगे। फिर ये क्या होगा, जो मेरा रिएक्शन के बाद बॉल किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा रिएक्शन में ज़्यादा वेलोसिटी मिल गया बॉल को। अब यहाँ पे ये मेरा mv2 हो गया, तो क्या मुझे v1 मिला है, देख लेते हैं। 108 किलोमीटर पर आवर है, मास कितना है 630 ग्राम्स, मतलब सबसे पहले हम गिवन डेटा में कन्वर्जन कर देते हैं। 630 ग्राम्स 0.63 kg, सो दिस इज 0.63 मल्टीप्लाइड बाई v1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 108 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ये कैसे आता है, 1000 डिवाइडेड बाई 3600, ठीक है। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा कुछ 0.63 इंटू 6/30, ठीक है। फाइनल भी वैसे ही निकाल लेते हैं। मास इज 0.63 इंटू 144 इंटू 5/18 अगेन, तो ये हो जाएगा 8, 0.63 इंटू 40, सो दिस इज माई इनिशियल मोमेंटम। अब इसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लगे, एक रिएक्शन लग रहा है एंड इसका एक वजन 0.63 इंटू 9.81, तो यूज़ कर लेते हैं हमारा IMM, है ना। अप्लाइंग IMM ऑन बॉल, क्या कहता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ऑल द फोर्सेस यानी कि इम्पल्स इज इक्वल टू mv2। तो यहाँ पे mv1 कितना हो जाएगा आपका 0.63 इंटू 30, ये इस डायरेक्शन में, इम्पल्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से मैं नेगेटिव साइन लूँगी। नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में इम्पल्स है, हमारा जो मोमेंटम है दैट इज ऑल्सो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.63 इंटू 9.81 इंटू r, और टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे कितने मिली सेकेंड के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, 0.7 मिली सेकेंड है ना, तो यानी कि 0.072, तो इसका कन्वर्जन भी मैं यहाँ लिख देती हूँ मिली सेकेंड, सो दैट इज 72 इंटू 10⁻³ एंड एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी हॉरिस चीज़ें हो रही है सारी की सारी x डायरेक्शन में हो रही है। हमने ये IM लगाया किस डायरेक्शन में, x, क्या मैं y डायरेक्शन में लगा के कुछ निकाल सकती हूँ, ये भी y डायरेक्शन में कुछ मेंशन नहीं है, इसका भी सिर्फ y डायरेक्शन में ये वाला फोर्स दे रखा है, तो नॉर्मल निकालने की ज़रूरत नहीं है जैसे हमने पहले वाले में निकाला। यहाँ पर भी कोई y डायरेक्शन में मोमेंटम हो रहा है नहीं, तो हम लोगों ने y डायरेक्शन नहीं कंसिडर करना है, जिसकी वजह से ये वेट वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा अपना r इंटू 0.072, mv2 कितना दिया हुआ है 0.63 इंटू 40। बस अभी आपको क्या करना है, कैलसी उठा लो, सारी की सारी वैल्यूज पुट करो, अल्फ़ा x इंटू 0.072 अल्फ़ा इक्वल टू 0.63 इंटू 40, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, एंड द आंसर गोज लाइक 612। यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ डायरेक्शन का बहुत ध्यान देना है, ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव नेगेटिव, इस राइट एक्सिस राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव लिया मैंने। सो जब मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल के सॉल्व किया तो मुझे आता 612.5 न्यूटन। इतना फोर्स से बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉल है इसने अपना डायरेक्शन वापस रिवर्स कर दिया। ठीक है दोस्तों, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इम्पल्स का न्यूमेरिकल। आई होप आपको ये क्लियरली समझा हो एंड इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो, एंड जितना हो सके उतना न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व करो ताकि आपकी जो क्लैरिटी है इसको लेकर वो बनी रहे। सिंपल सी चीज़ है, एनालाइज FBD MV1 MV2 दो एक्सेस कंसिडर करना, x और y। यहाँ पे y क्यों नहीं कंसिडर किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे y डायरेक्शन में कुछ नहीं निकालना है मुझे, ना ही ये y डायरेक्शन में है, यहाँ पे सिर्फ वेट है, बट वेट से मुझे क्या मिल जाएगा y में, कुछ नहीं, तो जिसकी वजह से मैंने y का कुछ कंसिडर नहीं किया। मैंने यहाँ पे सिर्फ x कंसिडर किया है, कंसिडरिंग इन x डायरेक्शन, एंड यहाँ पे सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया x डायरेक्शन में कंसिडर करके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इम्पल्स का कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, so let us move towards the next topic. So the next topic is given on the board as conservation of momentum. For dynamic situation, what does the statement says? For dynamic situation involving a system of particles,
मतलब अगर एक सिचुएशन ऐसा है कि जहाँ पे 3-4 पार्टिकल एक साथ आ गए हैं और नेट इम्पल्स है 0, यानी कि उनके ऊपर टोटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है एट ए गिवन टाइम दैट इज 0, द मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम क्या हो जाता है? कंजर्व हो जाता है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कब? जब मेरा इम्पल्स वाला पार्ट 0 हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम व्हेन इम्पल्स विल गेट 0, है ना। अभी इनिशियल मोमेंटम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मान लो ए बी सी, ये 3 ऑब्जेक्ट है, तो ये कैसे हो जाएगा? एम ए वी ए वी वन ए प्लस एम ए वी टू वी वन बी एम बी वी वन बी प्लस एम सी वी वन सी, इट विल बी इक्वल टू एम ए वी टू ए प्लस एम बी वी टू बी प्लस एम सी वी टू सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग चलो फटाक से एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसका, क्योंकि यहीं तक एक्सप्लेनेशन था और मैंने दे दिया है। क्या? जब आपका इम्पल्स 0 हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो द न्यूमेरिकल इज ऑन द स्क्रीन गाइस। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? अ मैन ऑफ मास 70 kg एंड अ बॉय ऑफ मास 30 kg। ये 30 है, ओके। डाइव ऑफ द एंड ऑफ अ बोट, एक बोट है उसके एंड में खड़े हो, वहां से वो लोग कूद रहे हैं, ऑफ मास 150 kg विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द बोट। दोस्तों यहाँ पे एक न्यू टर्म है रिलेटिव। अबे रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते? सिंपल है, रिलेटिव वेलोसिटी जो दिया हुआ है आपको, 2 चीज के बीच में दिया रहेगा, ए और बी के, है ना, तो उसमें से वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करना है आपको। सिंपल, जिसके रिलेटिव है, अब यहाँ पे रिलेटिव किसके है? बोट के, तो जिसके रिलेटिव है उसको पीछे लिखो नेगेटिव के साथ और आगे जिसके मतलब जो रिलेट कर रहा है उसके साथ। आई होप आपको ये समझा हो। रिलेटिव 2 बोला है, यानी कि 2 के बाद वाला जो भी वेलोसिटी है दैट विल बी गिवन एट विथ नेगेटिव साइन, और जिससे रिलेट किया गया है उसका वेलोसिटी दिया रहेगा विथ पॉजिटिव साइन। सो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। इफ द इनिशियली द बोट इज एट रेस्ट, इनिशियली बोट किस पे? रेस्ट पे है। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बोट जस्ट आफ्टर बोथ द मैन। आपको वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है जब दोनों मैन और बॉय उसमें से एक साथ कूदेंगे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा साउंड किया, बट देखो न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाएगा जब करेंगे सॉल्व तब। तो सबसे पहले हम रिलेटिव वाले कंसेप्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रिलेशन ऑफ मैन विद द बोट, मैन का बोट के साथ। तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा, है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है आपको, वो है डायरेक्शन। अब इमेजिन करो ये एक बोट है, अगर यहाँ से कोई भी आदमी कूदेगा तो ये आदमी इस साइड जाएगा, बोट कहाँ जाएगा? अगर मैं कूदूंगी बोट से तो बोट कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना, क्योंकि वो ऐसे जब कूदेगा तो पीछे धक्का दे देगा बोट को। तो जिसकी वजह से यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाएगा, क्योंकि वो बोट की वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। ये तो मेन फॉर्मूला है आपका रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। देन हमने वी मैन, तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे तो वी मैन तो प्लस में आएगा, लेकिन जो बोट का वेलोसिटी रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पीछे की तरफ जा रहा है, एंड ये तो आपको पता है 2, तो वी मैन कैसे हो जाएगा? 2 माइनस वी ऑफ बोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया वी ऑफ बोट। अभी वेलोसिटी रिलेटिव विद बॉय ऑफ बोट, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। अगेन इसका भी सेम कंसेप्ट, जो भी इस डायरेक्शन में उसको मैं पॉजिटिव ले लूँगी। ये वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, ये 2 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय कैसे आ जाएगा? 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। तो ये हमने वेलोसिटी ऑफ मैन भी निकाल दिया, वेलोसिटी ऑफ बोट भी निकाल दिया। क्यों ऐसा निकाला दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे बोला है रिलेटिव है। अगर रिलेटिव वर्ड नहीं बोला होता, डायरेक्टली वैल्यूज दी रहती, आपको डायरेक्टली वैल्यूज यूज करने की जरूरत है। तो अभी देखते हैं वैल्यूज कैसे पुट करके को सॉल्व करना है। आई होप आपने ये लिख लिया हो। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इरेज में इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है हमारा? अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम। यहाँ पे हमें अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली तो सब रेस्ट पे है, तो किसी के पास कोई वेलोसिटी रहेगी ही नहीं, जिसकी वजह से mv ऑफ मैन, mv ऑफ बोट प्लस mv ऑफ बॉय, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, राइट। और हमारा फाइनल मोमेंटम क्या होगा? ये im निकाला मैंने, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम fm क्या होगा? मास कितना दिया हुआ है मैन का? कितना दिया हुआ तो क्वेश्चन में दोस्तों? मैन वॉज 70 kg। वेलोसिटी मैन का दिया है नहीं, लेकिन बोट के टर्म्स में यहाँ पे पता है 2 - v बोट। तो ये फाइनल मोमेंटम ऑफ मैन प्लस बोट का मास कितना दिया हुआ है? 150 kg, है ना। और वेलोसिटी ऑफ बोट दैट इज नेगेटिव में लेना है वो, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सो ये हो गया हमारे बोट का, ये हमारे पूरे मैन का हो गया मास इनटू वेलोसिटी, ये हमारे बोट का हो गया मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बोट। यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक है दैट इज डायरेक्शन। अब जब डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते एंड प्लस माइनस ऊपर नीचे लगाते तब आंसर रॉन्ग आ जाते हैं, तो वो ध्यान में देना है। एंड बॉय का मास कितना दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में? 30। सो 30 इंटू 2 - v बोट, क्योंकि बॉय की वेलोसिटी हमने निकाली ना थोड़ी देर पहले रिलेटिव का यूज़ करके। सो दिस इज बॉय एंड ये हमारा हो गया फाइनल मोमेंटम। एंड ये किसको इक्वल रहेगा? इनिशियल मोमेंटम को। इनिशियल मोमेंटम का आंसर कितना आ गया दोस्तों? ये पूरा का पूरा 0 आ चुका है, राइट। अब हमें क्या करना है? ये पूरे इक्वेशन जो जैसा बना है उसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे आ जाएगा? 70 इंटू 2 माइनस 70 वी बोट प्लस 150, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, है ना। नेगेटिव वी बोट प्लस 30 इंटू 2 माइनस 30 वी बोट, इट इज़ इक्वल टू 0। इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कैलसी में, देखते कितना आंसर आता है। 70 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 70 इंटू वी बोट नहीं पता तो उसको हम x ले लेंगे, x माइनस 150 इंटू एक्स प्लस 30 इंटू 2 माइनस 30 इंटू अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा इक्वल टू 0, कैलसी में पुट किया, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू। जब आप इसको शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू करोगे तब आपको वी बोट का वैल्यू आ जाएगा कैलसी में, दैट इज एक्स का वैल्यू एंड दैट इज 0.8 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी से बोट पीछे जाएगा दोस्तों? 0.8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वॉज द होल कंसेप्ट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा। इजी चीज़ है जिसमें आपको सिर्फ इनिशियल मोमेंटम पता रखना है, फाइनल मोमेंटम पता रखा है। मोमेंटम में मास और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इनिशियल में सारी वेलोसिटी 0 थी क्योंकि इनिशियली सब रेस्ट पे थे, तो मैंने वैल्यूज पुट नहीं किया, डायरेक्टली इसको इक्वल टू 0 कर दिया। जब मैं फाइनल मोमेंटम की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों? 70 इंटू 2 माइनस वी बोट, 50 इंटू माइनस वी बोट, 30 इंटू 2 माइनस वी बोट, ये वैल्यूज ली। अभी यहाँ पे आप बोलोगे मैन का जो मैंने लिखा है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैन, बोट एंड बॉय, ये क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स या फिर 3 बॉडी है ना जिसमें मैन, बोट, और इसलिए मुझे उनका मास इंटू वेलोसिटी लिखना पड़ा, इसका मास इंटू वेलोसिटी लिखना पड़ा, इसका मास इंटू वेलोसिटी लिखना पड़ा। एंड ये सारे के सारे किसको इक्वल है? इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम करने के बाद मैंने देखा कि वी बोट का वैल्यू आ जाता है इससे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। इससे आप वी मैन भी निकाल सकते हो। वी मैन कैसे आ जाएगा आपका? 2 माइनस वी बोट दैट इज समथिंग 1.2 एंड वी बॉय कैसे आ जाएगा? सेम 2 माइनस वी बोट दैट इज, क्योंकि हमने देखा ना वो रिलेटिव वे, उसमें थोड़ा सा रिलेशन है जिसकी वजह से हो जाएगा 2 माइनस 0.8 दैट इज 1.2। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एंड इन केस कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, उसमें कमेंट कर दो फटाफट, हम हमेशा आपके डाउट सॉल्व करने के लिए रेडी रहेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। डाउट है, वी आर ऑलवेज हियर। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट कर दो प्यारे प्यारे, ताकि हम मोटिवेटेड फील करें और हमेशा ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहे।
टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर।